नमस्कार, सीएनबी की आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स का जोश हाई, गैप अप के बाद और बढ़ी तेजी। निफ्टी करीब 170 पॉइंट बढ़कर 22,675 के करीब। निफ्टी बैंक लगातार चौथे दिन कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड और स्मॉल कैप में भी रौनक। बैंक निफ्टी की तेजी में आज के बिग स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज्यादा योगदान। 550 पॉइंट की तेजी में आईसीआईसीआई बैंक का अकेले करीब 325 का योगदान। कंट्रीब्यूशन शेयर करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। सुबह एनालिसिस में कहा था चार्ट पर शेयर बेहद मजबूत। बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसीज, रियल्टी, ऑटो और एफएमसीजी में भी रौनक। करीब 1% चढ़े चारों सेक्टोरल इंडेक्स। एनबीएफसीज में एरिडा 3.5% उछाल के साथ बना एफएनओ का टॉप गेनर। साथ ही पूनावाला, मैक्स फाइनेंशियल और श्रीराम फाइनेंस में भी रौनक। बैंकिंग के साथ एनबीएफसीज, रियल्टी, ऑटो और एफएमसीजी में भी शानदार रौनक। करीब 1% चढ़ा चारों शेयर। सेक्टर इंडेक्स में भी मजबूती। एनबीएफसीज में एरिटा 3.5% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही पूनावाला, मैक्स फाइनेंशियल्स और श्रीराम फाइनेंस में भी मजबूती कायम। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में तेजी कायम। 5 दिनों में एमसीएक्स का शेयर करीब 11% दौड़ा। सीडीएसएल, कैम्स और बीएससी में 2 से 3% की मजबूती। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट की तरफ देखते हैं। एक बार पहले आपको बताते हैं इस कार्यक्रम का क्रम क्या रहने वाला है। हमारे साथ शिल्पा जी और राजेश जी पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालोंके और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ेंगे हमारे साथ मार्केट आउटलुक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा के लिए। और क्योंकि आज मंगलवार है, टेक्निकल सेटअप और बिग एंड बोल्ड कॉल्स के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से भी करेंगे बातचीत। ये सब कुछ ही देर में। पहले एक बार रुक करते हैं मार्केट का। और आज मार्केट में शानदार तेज़ी। अब निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर, डे हाई पर 22,708 पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन 74,800 के ऊपर निकलता हुआ और क्या 75,000 भी स्ट्राइक करेगा आज। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट दहलीज पर अब 49,000 के, 48,946 पर। और देखिए स्क्रीन पर हुई है तेज़ी, खुला भले ही 200 पॉइंट ऊपर, लेकिन उसके बाद असली तेज़ी स्क्रीन पर हुई है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम है इस समय। मैं क्विकली एफएनओ स्टॉक्स में टॉप गेनर्स को रन थ्रू करता हूँ। पेटीएम अब टॉप गेनर 4%, एंजल वन 3.5%, डीएलएफ 3.5%, सीडीएसएल, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, एलटीटीएस, इंडियन होटल्स, पीबी फिनटेक और ये सब पूनावाला, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो इस पैनल ने आज या तो टॉप कॉल्स में लिए या क्विक सिंगल्स में लिए। सभी में आज आपको एक शानदार मोमेंटम दिखाई देगा। बजाज फिनसर्व में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है उस डील के बाद, करीब 1.5% नीचे। लेकिन निफ्टी 22,725 अब उस जोन को स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं हम, 22,750 से 22,800 वाले जोन को। वीरू जी आपकी स्क्रीन पे 22,721 स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है और एक एक करके ट्रेड्स पिक करते हैं। और पैनल स्क्रीन पे लेके आइए शिल्पा जी और सुदीप जी और राजेश पालवे जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, इस वक्त के 2 ट्रेड्स आपके। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है क्यूमिंस इंडिया। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ओपनिंग के बाद से देखने को मिला और जिस तरीके के फॉर्मेशन है, स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज को सरपास करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है क्यूमिंस इंडिया यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा। 2970 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2900 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक अगेन कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम पे फोकस है, वो स्टॉक है सीडीएसएल का। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिखी है। हमें लगता है सीडीएसएल का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 1130 1140 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा इसको बाय करने का करीब 1085 के आसपास। ओके शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। जी, मेरा पहला बाय रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स में। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे लगता है 6320 से लेके 6350 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। स्टॉप लॉस 6200 का ही होना चाहिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 6300 का कॉल ऑप्शन जो रफली 65 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 40 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 110 से लेके 130।
मेरा दूसरा बाय रहेगा साइंट में। साइंट में भी एक मोमेंटम स्ट्रांग है। यहाँ पे कल से हमने देखा है 1200 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस था, जहां से स्टॉक ने एक स्ट्रांग पुल बैक लिया है। तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट्स टुवर्ड्स 1280 से लेके 1320 होंगे। तो स्टॉप लॉस 1200 का ही मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1280, 1300 एंड 1320। ओके, विकास जी गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। दोनों भी मेरे बाय साइड के रहेंगे। पहले तो लॉरेस लैब मैंने लास्ट वीक भी मेंशन किया था, मुझे अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 612 610 के आसपास का, तो 612 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करना है। 580 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको यहाँ से 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैरी कर सकते हैं। डेली वीकली दोनों भी फॉर्मेट में यहाँ पे स्ट्रांग इंडिकेशन दिखा रहा है, तो यहाँ से एक आपको देखने मिलेगा। दूसरा मेरा रहेगा एनटीपीसी, जो हमने हमारे निर्मल बैंक में क्लाइंट को भी एक स्टॉक रिकमेंड कर चुके हैं। यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा अपवर्ड देखने मिल सकता है। जो डायरेक्शन इंडेक्स है वो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्लस जो डेली चार्ट पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 350 352 के आसपास के टारगेट एनटीपीसी में मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। 328 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रखना है। तो 328 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी को यहाँ पे बाय करना है। ओके, एनटीपीसी पे बाय करना है। निलेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। सबसे पहले जो रडार पर स्टॉक आया है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले कुछ दिनों से, पिछले 6-7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 3650 से लेके 3720 तक की अपसाइड स्पॉट में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 3650 3720 तक की अपसाइड के लिए यहाँ पे HL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3465 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो इंडियन होटल। यहाँ पर भी काफी अच्छा सेटअप है। स्टॉक ने एक रिबाउंड पिछले कुछ एक दिनों में दिखाया निचले स्तरों से। हायर हाई हाई लो के फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 785 से 792 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 764 का स्टॉप लॉस रख के इंडियन होटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे समझते हैं इस समय मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। जिस तरीके के मूव्स हमने देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से ICICI बैंक और HDFC बैंक में, कोटक में, एक सेंस बन रही है क्या कि ये प्राइवेट बैंक्स चलने को तैयार हैं? काफ़ी चल चुके हैं ऑलरेडी वैसे। जी बिल्कुल बन रही है। और देखिए, इकोनॉमी में जब इंटरेस्ट रेट कम होना चालू होता है तो जो एफिशिएंट बैंक्स हैं उनको फायदा होता है। जो पास ऑन होता है बेनिफिट इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का, उसमें एक लैग होता है, और इस पीरियड में एफिशिएंट बैंक्स NBFCs बेनिफिट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो स्थिति अभी इंडियन इकोनॉमी में है। एक बार रेट कट हुआ है और जैसे इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और रेट कट्स आ रहे हैं। अप्रैल पॉलिसी में भी जरूर एक रेट कट आएगा। तो ये एफिशिएंट बैंक्स और NBFCs के लिए अच्छा न्यूज है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट डिमांड इकोनॉमी में थोड़ा सुधार आ रहा है और उम्मीद यह है कि क्रेडिट डिमांड और भी तगड़ा होगा। ये भी बैंक्स के लिए अच्छा खबर है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि एसेट क्वालिटी में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बैंक्स को फेवर करते हैं। और लास्ट में मैं ये भी कहूंगा कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें, बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन कभी वो स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे नहीं गया जो कि बहुत सारे सेक्टर्स के गए थे। तो इस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर अट्रैक्टिव है। और अगर इनमें से कोई स्टॉक को किसी को लेना है तो मैं अगर निवेशक के लिए तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जरूर ध्यान देने के लिए कहूंगा। सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं और साथ साथ ऐसा कुछ वैल्यूएशन अपमूव भी अभी तक देखने को नहीं मिला। अच्छा, ये सुदीप जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने SBI को अपना प्रेफर्ड पिक रखा। प्राइवेट बैंक्स में आप किसके साथ जा रहे हैं इस वक्त? लीडरशिप इस वक्त ICICI बैंक ने ली है। आज के इस माहौल में क्लियरली ICICI बैंक डिलीवर करता हुआ। प्राइवेट बैंक्स में आपका प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त? ICICI बैंक प्रेफर्ड पिक है। और देखिए, ICICI बैंक कंटिन्यूअसली और ये पिछला 6-8 क्वार्टर से मार्केट का एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजा पेश कर रहा है। हर पैरामीटर पे अच्छा काम कर रहा है और डेफिनेटली एक बहुत ही सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बैंक है। वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर गया है पर
यहाँ पे भी कोई अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है, खरीदारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीदारी की जा सकती है। इसके साथ साथ एचडीएफसी में भी ध्यान दिया जा सकता है, वहां पे भी लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। सारे फैक्टर्स जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया, वो सारे फैक्टर्स इन दोनों स्टॉक्स के लिए बिल्कुल पॉजिटिव्स है। बिल्कुल। मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में वापस एक रैली की शुरुआत हुई है कि यहाँ पर एंजल वन, सीडीएसएल, बीएससी, क्या व्यू रहेगा और आपका फेवरेट स्टॉक क्या होगा इनमें से? देखिए, ओवरऑल मार्केट का जो स्थिति है और कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ओवरऑल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है, लॉन्ग टर्म बहुत सारा पॉजिटिव है इन सारे स्टॉक्स के लिए। पर अभी इमीडिएटली अगर देखें तो मुझे लगता है कि कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स, इसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट में अभी भी आने वाले दिनों में अच्छा खासा वोलाटिलिटी देखने की संभावना है। तो शायद इक्विटी मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, इसके कारण मैं एमसीएक्स में ध्यान देने के लिए सलाह दे रहा हूं। और कंपेयर टू बीएसई, आई थिंक एमसीएक्स अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे काज हो रहा है। अच्छा सुदीप जी, इस बार के इस पूरे पुलबैक को जनरेट करने में सबसे पहला जो अपटिक आया था वो था मेटल्स का, एंड थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स फॉर दैट। मेटल्स की ये तेज़ी और परसिस्ट करेगी और चलेगी, डिलीवर और करके दे, इस बात के चांसेस क्या लग रहे हैं आपको? और मेटल्स में आपका प्रेफर्ड क्या है इस वक्त? अच्छे चांसेस लग रहे हैं। मेटल में मेरे दो फेवरेट स्टॉक है। पहला तो टाटा स्टील। इसमें देखिए खास बात यह है कि टाटा स्टील यूरोप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ओवरऑल कंसोलिडेटेड टाटा स्टील के लिए, और अब जैसे रीआर्मामेंट हो रहा है एंटायर यूरोप में, स्टील का डिमांड जबरदस्त होगा और इसका बहुत बड़ा फायदा टाटा स्टील यूरोप को मिलेगा। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बहुत जल्द टाटा स्टील यूरोप का परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, सिग्निफिकेंट सुधार आएगा, और वो भी नेट लेवल पे पॉजिटिव में आ जाएंगे, जो कि ओवरऑल टाटा स्टील को बहुत हेल्प करेगा। तो टाटा स्टील में हमारा व्यू पॉजिटिव है। इसके साथ साथ वेदांता, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो है ओवरऑल मेटल डिमांड बढ़ रहा है चाइना में, जो स्टिमुलस दिया जा रहा है इससे इवेंचुअली मेटल डिमांड पॉजिटिव होगा, यही उम्मीद है। और इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट एक्शन इन्होंने लिया है डीमर्जर का 5 कंपनी में, ये भी एक वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के सामने आने वाले दिनों में आएगा। तो ये दोनों शेयर में खरीदारी की जा सकती है एक साल का नजरिया लेके। मार्केट वापस डे हाई पर और शानदार मोमेंटम यहाँ पर। सुदीप, आईटी स्टॉक्स खरीद रहे हैं क्या आप इस बड़ी गिरावट के बाद, या वो यूएस रिसेशन का रिस्क जो है वो बड़ा है? देखिए बहुत अनसर्टेनिटी है अनुज जी, और ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट में यूएस जो आईटी बजट्स है उस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस जरूर आएगा, और अगर ऐसा होता है तो इंडियन आईटी के लिए ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है, थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। पर जो सेक्टर स्पेसिफिक आईटी कंपनीज हैं, जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि रेटगेन टेक्नोलॉजीज, बहुत करेक्शन हुआ है, रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। कोफोर्ज, जहां पे अच्छा खासा ऑर्डर विन हो रहा है, टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है जहां पे अंडरलाइन सेक्टर में मोमेंटम बरकरार है, और अगर यूएस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है उसका भी बहुत बड़ा असर इन सेक्टर्स में नहीं आएगा। तो ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सर्विस प्रोवाइडर पे ध्यान देना चाहिए एज अपोज टू जनरल आईटी सर्विस कंपनीज। ओके, चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब स्टॉक्स और मार्केट्स पर। मार्केट एट डेज हाई 22,731 पर, रीसेंट लो था 21,800, वहाँ से अब ऑलमोस्ट हम 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी पर दिखा चुके हैं। और अब हमारे साथ जुड़े हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और मंगलवार को आप हमारे साथ आते हैं। पिछले मंगलवार को थोड़ा सा हमारा टेक्निकल दिक्कत हुई तो हमारा टाइम थोड़ा कम रहा, तो हमने सोचा इस बार थोड़ा उसको कॉम्पनसेट करेंगे। इसके लिए इस बार हमने थोड़ा आपको जल्दी बुलाया और आप आए। बड़ा शानदार फ्रेम लग रहा है वैसे बाय द वे पीछे आपके। अब 1000 पॉइंट की रैली तो हो गई लो से, क्या इसने आपके उस कन्विक्शन को, जो 30,000 का कन्विक्शन है, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया है? और क्या आप इस रैली में बने रहें या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर? बड़े खूबसूरत सवाल, बड़ी अच्छी टिप्पणी। तो देखिए, 30,000 की चाल जो है ना, साल भर के अंतराल वाली चाल है। उसको लेके ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने हंगामा मचा लिया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी क्विजिकल लुक्स हमको दे दी। तो ठीक है, वो उनका नजरिया है। साल भर की दृष्टिकोण
सप्ताह टू सप्ताह के ट्रेड से बिल्कुल अलग होती है, घंटे टू घंटे के ट्रेड से बिल्कुल अलग होती है। और आपके दोनों सवाल एक साथ बड़े परिपक्व हैं कि 1000 पॉइंट की रैली आ गई, एक टेक प्रॉफिट किया जाए क्या? अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखाने में मेरी सहायता करें। चार्ट के सहारे आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। अब हमने आज सवेरे सवेरे अपने क्लाइंट्स को ये लिखा कि निफ्टी में 22,800 से लेके 22,200 तक की करीब करीब ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये लो 22,360 के नीचे भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमको एक बार 22,250 तक की जगह संभव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। खतरा इतना है कि 22,250 तक भी निफ्टी दब जाए, और हमें लगता है 2 राउंड होंगे ऐसे। एक करंट लेवल्स से घंटे आधे घंटे में जब भी सेल सिग्नल आ जाए दिन के अंत तक 22,250 तक की जगह है, वो 300 से भी घूम सकता है, 350 से भी। फिर हम वापस 23,000 की तरफ आएंगे, फिर हम एक बार वापस 22,200 तक जाएंगे। अभी तक का चित्र ऐसा है, जब बदलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 2 राउंड बाजार यहाँ पे 500-700 पॉइंट की ट्रेडिंग करा सकता है। और ये चार्ट्स के पैटर्न से मैं कह रहा हूं, पर मनोविज्ञान पर अगर आप जाओ अनुज, तो चाहे 26,200 पर भी जब हमने बड़ी कॉल ली थी करेक्शन की, तो छद्म बाजार जो है ना, दोनों तरफ करेगा। जब 26,200 पे बाजार ने छद्म रचा कि सबके दिमाग को ऐसा बना दिया कि किसी को कहीं कोई खतरा नहीं लग रहा है, तो अब बाजार बार बार रह रह के नीचे की वो डुबकियां लेगा, जिससे कि ऐसा छद्म बन जाए कि हर आदमी को लगे खतरा ही खतरा है और अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर ये निफ्टी इस तरह से डूबती भी है ट्रेडिंग के लिए अगले 2-3 दिन में, इसका मतलब नहीं कि अब सारे स्टॉक्स बेच दोगे। आज सीडीएसएल में ब्रेकआउट आ गया तो निफ्टी से इंडिपेंडेंट हम उसको लेंगे। ओके, तो चलिए ये अब बिल्कुल, तो एक दूसरा व्यू फिर इसमें, तो हमारा जो व्यूअर है वो अब बेसिकली करे क्या? लॉन्ग रहे या लॉन्ग बुक करके एक बार के लिए शॉर्ट हो? मतलब अप्रोच क्या रहेगी अब यहाँ से? एक्शनेबल आइडिया क्या होगा यहाँ से? देखो, हर आदमी के लिए एक्शनेबल आइडियाज अलग है, और हम टीवी पे बैठे, मैं बगल में भी बैठ के एनालिसिस करके दूंगा। तो देखिए 9 तरह के एक्शंस पॉसिबल है। जीरो पोजीशन वाला आदमी, लॉन्ग वाला आदमी, शॉर्ट वाला आदमी अपनी पोजीशन को जीरो पे ले जा सकता है, लॉन्ग कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। टोटल 9 सेट्स ऑफ एक्शंस आर पॉसिबल। तो 9 वर्णन हर एक स्टॉक के करने पड़ेंगे। मोटी मोटी बात ये पकड़िए, हम दोबारा से इंडेक्स पे तेजी लगाने के मूड में आएंगे जब एक बार 500-600 पॉइंट का करेक्शन आ जाए। शॉर्ट करना नहीं करना अपनी पर्सनल स्टाइल पे कितना फास्ट वो खेल सकते हैं। जनरली जब तक हार्डकोर प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं हो, उसको बड़े ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। यहां से 400-500 पॉइंट के करेक्शन के लिए शॉर्ट करना तरह से खाली नहीं होगा, बहुत ही मंझे लोगों का काम है। ज्यादातर लोगों के लिए एक बार इंडेक्स में टेक प्रॉफिट करो, नीचे आएगा तो लेंगे, या जहां पर जो स्टॉक्स जो लेगार्ड रहेगा, सीडीएसएल जैसे आज ब्रेकआउट दे रहे हैं, उनमें लॉन्ग करो। नेट अब बाजार ऐसा लगता है, अंटिल अगर 22,200 टूट गया तो मेरे को थीसिस चेंज करनी पड़ेगी। जब तक 22,200 नहीं टूटता है, लेके बेचने वाले की जीत है। अब तेजी का बोलबाला होगा, मंदी का मुंह काला होगा। तो यहाँ ठीक है। मंदी अब खेलने का काम बहुत ही डेस्परेट या बहुत ही एक्सपर्ट आदमी के बस का है, सबके बस का काम नहीं है मंदी खेल के पैसे कमाना। ओके, तो ये इस समय तेज़ी में ही पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी में बहुत शानदार तेज़ी आई है, और क्यूरियसली ये उस दिन शुरू हुई जिस दिन इंडसइंड बैंक 27% गिरा, क्योंकि बड़े बैंकों ने चलना शुरू किया। बैंक निफ्टी पर अब कहाँ तक के टारगेट बन रहे हैं सुशील जी? देखिए, तो गतवा जब अगर निफ्टी वो आपके भी 27,000 के टारगेट के ऊपर जाएगी, हमारा 30,000 भी आएगा साल भर बाद, तब तक बैंक निफ्टी भी 60,000 हो लेगी। 30,000 की निफ्टी पे बैंक निफ्टी 60 हो लेगी, उसको भूल जाते हैं। उसको हम रोज रोज बात नहीं करेंगे, 3-3 महीने में बात करेंगे उस पर। तो एक बार के लिए अगर बैंक निफ्टी के मैं चार्ट को दिखाऊं, जो लोएस्ट पॉइंट आया था इंडसइंड बैंक वाले क्राइसिस के दिन, वहां से जो बैंक निफ्टी ने शार्प अप मूव दिया है, इसके चित्र अभी भी जो इसके स्ट्रक्चर है, इसका डीएनए स्ट्रक्चर जो है इस वेव काउंट का, ये नहीं लग रहा कि ये फाइनल बॉटम हुआ है। खतरा है अगर निफ्टी 22,200 तक अगर चली जाती है, सब चीज में अगर मगर तो रहेगा, वही अनिश्चितता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बैंक निफ्टी एक नया लो भी दिखा दे, हो सकता है न भी दिखाए। बैंक निफ्टी के पैटर्न्स मच मोर वॉलेटाइल रहेंगे, और अगर इस तरह से ओवरबॉट हो गई है आवरली चार्ट, तो अगर निफ्टी में करेक्शन सेट इन होगा, मुझे लगता है बैंक निफ्टी का करेक्शन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। बैंक निफ्टी की फ्लक्चुएशन निफ्टी से ज्यादा है, तो बढ़ने में भी ज्यादा रफ्तार, घटने में भी ज्यादा रफ्तार। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई निफ्टी और निफ्टी बैंक की। एक सेक्टर जहां पर थोड़ा सा दिक्कत रही है, क्योंकि यूएस में रिसेशन का खतरा रहा है। आप खैर ग्लोबल चार्ट्स पर भी अच्छी नज़र रखते हैं। एक तो ग्लोबली यूएस को देखकर क्या लग रहा है, और दूसरा जो आईटी में एक वन वे करेक्शन आई, आज शानदार रिकवरी है।
आईटी पर क्या व्यू बनेगा अब? देखिए, दोनों ही बड़े अच्छे और सामयिक प्रश्न हैं आपके। और जो हमने आज के 2.5, 3, 4 महीने पहले एक कॉल ली थी कि वॉल स्ट्रीट पे बहुत भारी करेक्शन आ जाएगा, तो हमारी चार्ट्स ने हमें बाध्य कर दिया है कि उस भारी करेक्शन के कॉल को भी हमें पोस्टपोन करना पड़ रहा है। लास्ट 7-8 दिन से जो वहां पे भी एक तलहटी सी बन के 4-5 दिन की रैली एसएनपी पे और नैस्डैक पे हुई है, थोड़ा सा ठहराव अगर उस पे भी आएगा, निफ्टी आईटी की चार्ट इस पे मैं इस पे आ रहा हूँ। नैस्डैक और एसएनपी पे भी हमें लगता है नॉट ओनली न्यू हाइज बट सिग्निफिकेंट न्यू हाइज आ सकते हैं। पैटर्न बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, एनालिसिस को बदलना पड़ता है। और वो जो बड़ा करेक्शन है 2026 में आए, एक बार 2025 का लगता है करेक्शन वहां पे भी तकरीबन हो चुका है। और कोई नैस्डैक 24,000 हो गई और एसएनपी 500 ने भी 5,900 6,000 तक का आंकड़ा दिखा दिया, तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी एक बॉटम इन प्लेस है। अब उसका जो पुल बैक अगले 2-3 दिन में आएगा, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस अगले मंगलवार को और स्पष्ट होगा। पर मैं अब वॉल स्ट्रीट पे भी मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और देखिए सीएनएक्स आईटी की इस चार्ट को इतनी दिल खोल के लोगों ने भर्त्सना कर दी कि हम बिल्कुल अलीबाग से आए हैं। मैंने ये 2000 के भाव पे इन्फोसिस में बोला कि 1200 तक जा सकती, 1500 का भाव आ गया। और ये सीएनएक्स आईटी की चार्ट अब जो है ना, यहाँ किसी के पास लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ये चार्ट में मोमेंटम का भी डाइवर्जेंस है, वेव काउंट भी कंप्लीट है। एक बार के लिए 34,600 तक का कोई जोखिम ले, यानी 1000 पॉइंट का 3% की रिस्क पे ये इंडेक्स भी वापस एक बार तो नए हाई पे जाएगी। भले ही 2026 में मिट्टी पलीद हो जाए शायद इसकी, और 1200 का भाव इन्फोसिस का 2026 में आएगा। ये बड़े कॉल हैं। 2-4 लॉट ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए 15 दिन के कॉल नहीं होते ये वाले। तो इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे एचसीएल टेक हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, या इवन कोफोर्ज, हो सकता है बड़ा पैसा तेजी में कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट भी दे जाएंगे। तो इस एकदम एक्सट्रीम बेरिश कंसेंसस में बिल्कुल भी यहां हम 100 शेयर बेचने की सलाह नहीं देंगे। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राधा कृष्ण जी दवानी ने अरबों रुपए की बात जाने अनजाने में कभी कही होगी, जो टाइम टू टाइम हमें सबको याद आती है कि शेयर बाजार में चवन्नी और अठन्नी में भी माल मिलता है। पर जिस दिन वो मिलता है, चवन्नी अठन्नी किसी के पास होती नहीं है, होती है तो खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। तो चवन्नी अठन्नी वाले भाव अब सीएनएक्स आईटी के भी हो गए। जो सबसे कमजोर सेक्टर लगता था, उसकी भी मेरे को लगता है जितनी कुटाई संभव थी फिलहाल के लिए वो हो चुकी है। बाई का इंतजार है। आज का जो हाई है, इसको क्रॉस करके इसके ऊपर हम कल बंद हो जाते हैं, कल भी अगर हम स्ट्रांग रहते हैं तो सीएनएक्स आईटी में भले ही 400-500 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन है, एक बार तो आईटी के अंदर में भी बाई ट्रिगर हो जाएगा। वरना 2-3 दिन में निफ्टी के करेक्शन के बाद इनमें बाई आ जाना चाहिए। रुपए का माल चवन्नी में मिलता है, राधाकृष्ण जी ने कहा था। अच्छा, वैसे अलीबाग में क्या दिक्कत है सुशील जी? बहुत अच्छी जगह लगती है मेरे को तो। वैसे शॉर्ट वेकेशन भी फटाफट हो जाता है और जगह भी अच्छी है। सुनाई नहीं पड़ा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अलीबाग में दिक्कत क्या है वैसे? अगर कोई कहे कि अलीबाग से आया तो मुहावरा है। वैसे तो अलीबाग आज की तारीख में बड़ी संपन्न जगह है, बट हाँ पुराने समय से कहते हैं ना कि भाई कोई अजीब सी बात कहते, बोला कहाँ से आया, अलीबाग से आया क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। चलिए अब थोड़ी स्टॉक्स की बात हो जाए। ओके। समय है हमारे पास। कुछ स्टॉक्स जो आपके रेडार पर आ रहे हो, एफएनओ स्टॉक्स, कैश स्टॉक्स, जो भी अच्छे लग रहे हो, अगर बताएं तो। देखिए, जब भी ये थोड़ी बहुत निफ्टी की जो एक हायर बॉटम बनने की तैयारी बाकी है, 400-500 पॉइंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पुल बैक में समझ रहा हूं, उसके बाद समस्या ये होने वाली है कि हर स्टॉक चीख के बोलेगा मुझे ले लो। तो हमने क्या सोचा कि जहां पे ऊपर की अपसाइड बहुत ज्यादा है और डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, हम उसी पर फोकस करेंगे। तो इवन मेटल्स के अंदर चलेंगे सारे पर अगर मेरे को लगता है सेल में, एनटीपीसी में, क्या सॉरी एनटीपीसी बोल रहा हूँ, सेल में और एनएमडीसी में और एनएमडीसी स्टील में अगर पैसे 3 गुना होने की जगह है और डाउनसाइड उसमें उतना ही है जितना बाकी के स्टॉक्स में है, तो मैं टाटा स्टील में दिमाग नहीं लगाऊंगा। बहुत बड़ा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हर एक सेक्टर में, जिन जिन स्टॉक्स में हम उनको प्रायोरिटी देंगे शुरू के 3-4 महीने, उसके बाद देखेंगे जब अपॉर्चुनिटीज एग्जॉस्ट होगी। उसी तरह से अगर हिंडाल्को के अंदर ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल मूव आ चुका है और वो वापस पुल बैक की तरफ जा रहा है, तो मेरा प्रेफरेंस इस वक्त नैल्को पे होगा। जब भी बाई ट्रेड ग्रैब करना होगा, हिंदुस्तान जिंक पे होगा, हिंदुस्तान कॉपर पे होगा। सीमेंट के स्टॉक्स इस वक्त मिक्स्ड है, उनको हम छोड़ देंगे। ऑटोस और ऑटो कंपोनेंट्स, खासकर टायर के स्टॉक्स, सीएट टायर, एमआरएफ, ये सब अगर डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। और जितना भी ये एलॉन मस्क आ रहे हैं और सारी दुनिया सारी गाड़ियां खरीदना छोड़ के उसको ले लेगी, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी जितना करेक्शन होना था हो लिया। चाहे एम&एम हो, टाटा मोटर्स हो, और ये जो ईवी की थीम के ऊपर
टाटा केमिकल्स, एक्साइड, आमरा राजा, तो कहीं कोई खतरा पैदा करता है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा है। एलॉन मस्क आ भी जाए तो एक्साइड, आमरा राजा, आमरॉन और हम टाटा केमिकल्स, इन तीनों में मेरे को लगता है साइक्लिकल बुल मार्केट दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। बॉस्क जैसा स्टॉक जो बिल्कुल इग्नोर कर दिया हमने, 6 महीने 8 महीने बात नहीं, 1 साल पहले से खूब पैसा बना। बॉस्क लगता है 2022-23 के रिटर्न्स को भी सरपास कर जाए, डबल हो सकता है स्टॉक। तो ऑटो एंसिलरीज हो गए। केमिकल्स के स्टॉक जिस पे हम पहले से जिद्दी थे, अब वो हमको थोड़े से कम अट्रैक्टिव लगने लग गए कि उनमें भी जो रिटर्न्स हैं वो 70-80%, 90% जैसी रिटर्न्स है, पर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। बाकी के सेक्टर्स इतने करेक्ट हो गए तो केमिकल्स में भी हम बने हुए हैं। फार्मा में जहां मेरा परहेज था, लार्ज फार्मा से सब्सटेंशियल करेक्शन हो चुका। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज न्यू हाई पे जाने के लिए तैयार है। बाकी के मुझोले फार्मास में से जो लेना आप ले लो। तो अब आपके जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान लीवर, टाटा कंज्यूमर, टॉप चॉइसेस है मेरे लिए। जो मैं वीरू के साथ अक्सर इस डोमिनोज वाली ये कंपनी, क्या नाम है इसका, जुबिलेंट, इस पर एक था कि भाई एक राउंड हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं, और बहुत मोटा करेक्शन आ गया। अब यहां से पिक्चर स्पष्ट हुआ है। प्रायर जो हाई गया था उसके भी हम सब्सटेंशियली ऊपर जाके 1000-1100 के भाव तक जा सकते हैं। मीडिया के स्टॉक्स अभी भी दबे हुए हैं, जैसे भी उनमें रिवर्सल आएगा तो सारे ही चलेंगे। तो अनुज, मैं सारांश में ये बात कहूं, इस वक्त थोड़ा बहुत छद में कि निफ्टी घट भी रही है तो सीडीएसएल नहीं घट रहा है, पर जब इतनी बड़ी चाल सामने बन सकती है जो हमें काफी कॉन्फिडेंस लगता है, सब्जेक्ट टू, ठीक है, जहां अगर स्टॉप लॉस करना पड़ा तो जरूर करेंगे, तो यहां पर बहुत ज्यादा चुनने जैसी बात नहीं है। मुझे लगता है हम क्या स्टॉक्स को चुनेंगे, इतने स्टॉक्स चलेंगे, हमारे भाग्य में जो स्टॉक पैसा देने वाला होगा वो हमें खुद चुन लेगा। इतना खूबसूरत बाजार भी 2025 में आएगा और ऑलमोस्ट एवरीथिंग चलेगी टाइम टू टाइम। अभी सीमेंट नहीं चलने वाला है, 2 महीने बाद उसका भी नंबर आ जाएगा। तो बड़ी रिटर्न्स बन सकती है, डॉलर इंडेक्स का कचुम्बर निकल जाए और वर्ल्ड वाइड एक करेंसी मार्केट के अपसेट होने पे, और क्रूड में जितनी बड़ी तेजी मेरे को लग रही है, क्रूड की तेजी 2 कारण से होती है अनुज। एक तो डॉलर के अंदर ही हम क्रूड को भी और स्टॉक्स को मेजर करते हैं। डॉलर घटता जाएगा तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रूड भी ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात है, जब रिस्क ऑन लौटता है, रिस्क लेने की इच्छा और क्षमता संसार में लौटती है, तो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्रूड की तेजी के बिना स्टॉक मार्केट में तेजी हो जाएगी और क्रूड की मंदी के बिना स्टॉक मार्केट में मंदी हो जाएगी, तो वो एक नया इतिहास बनेगा। पर लोग अपनी मन गढ़ंत फंडामेंटल जोड़ देते हैं, क्रूड घटेगा तो हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा, जैसे मन गढ़ंत बातें हैं। तो क्रूड की बेफाम तेजी, क्या पता दोबारा से ईरान और इजराइल का थिएटर लौटेगा, कौन सा थिएटर लौटेगा। तो क्रूड की चार्ट चीख रही है कि ऊपर 115 तक के भाव की, तो हमने फोरकास्ट अपने क्लाइंट्स को दे दी, साथ में इस परहेज के साथ कि 115 पे डिसाइड करेंगे वहां आने के बाद बेचना के, यानी ऊपर की भी जगह और खुली हो सकती है। और ये एक्सट्रीम बातें लगती हैं, पर एक्सट्रीम बातें चार्ट्स कह रहे हैं, इसलिए हमें कहने की बाध्यता है। और इस तरह की क्रूड की तेजी पे इंडिया के तो वारे न्यारे होंगे। हमारा वो टाइम आ चुका है कि जब हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है। यूरोप की दुर्गति मचेगी, इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो या प्योर रिफाइनर्स हो। तो आज अगर मैं 500 पॉइंट करेक्शन की आपको एक तरफ बात कर रहा हूं, हमने 4-5 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को, जो आप बार बार पूछते हैं ना, रॉकेट कॉल बताओ, मल्टी बैगर बताओ, अब 4-5 महीने परहेज करता गया, अब उनका मौसम लौट के आ रहा है। तो चेन्नई पेट्रोलियम और एमआरपीएल हमारे लेटेस्ट एडिशन टू द मल्टी बैगर लिस्ट है। एमआरपीएल के अंदर 15% फ्लोटिंग स्टॉक है, बाकी सारी ओनरशिप ओएनजीसी के पास है। ठीक है, 3-4 हजार करोड़ का फ्लोटिंग स्टॉक है, प्योर रिफाइनर है। सब्सिडाइज क्रूड ईरान से भी इंडिया को मिल सकता है, ईरान पे एम्बार्गो लगेगा, इंडिया के साथ ईरान की ट्रेडिंग पार्टनरशिप है। तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस घबराहट के अंदर सौदा छोटा रखिए, थोड़ा शांति रखिए, पैसा तेजी करके ही बनेगा 2025 में तो कम से कम। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत मज़ा आया आज आपसे 15 मिनट बात करके, और अगले मंगलवार आपसे फिर मिलेंगे और बाकी निफ्टी और बाकी स्टॉक्स पर एक और चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, मार्केट डे हाई पर है, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू शेयर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।